नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के तहत शहर भर में अनेक जगह छेज गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चेटीचंड महोत्सव पखवाड़े के 9वें दिन सिंधु भवन पंचशील में छेज गीत और बहिराणे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अंत में आरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। पंचायत पंचशील द्वारा 3 दिवसीय आज चेटीचंड के महोत्सव के दौरान जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। समारोह समिति की ओर से चेटीचंद महोत्सव के 9वें दिन सिंधु ज्योति सेवा समिति द्वारा जवाहर रंग मंच पर अजमेर के कलाकारों द्वारा गीत, संगीत व नृत्य की शानदार रंगारंग सिंधी प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया। महासचिव जयकिशन वतवाणी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास, मुख्य अतिथि विधायक वासुदेव देवनानी, महापौर ब्रिजलता हाड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व आरएएस अधिकारी सुरेश सिंधी, समाज सेवी प्रकाश भैरवानी, पार्षद रश्मि हिंगोरानी, हेमलता खत्री, रमेश चौनानी, विजय शाहनी, नारायण दास थड़ानी, दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण किया गया। समारोह समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, महासचिव महेंद्र कुमार तीर्थानी, संरक्षक गिरधर तेजवानी, प्रकाश जठेरा, जीडी विंद्राणी, दिशा कृष्णानी व पदाधिकारियों द्वारा मंगाराम बिरयानी का नागरिक अभिनंदन किया गया। सभी का निवेदन है, कृपया एक दफा थोड़े से दिखा ना कौन बेहतर बोलिएगा। आज ये होने की मंगलवार की अजमेर का कलाकार है, देश विदेश में पानी ख्याति प्राप्त है। इन्हीं करे आज समारोह समिति की तरफों तहाँ के नागरिक सम्मान के हिसाब से सम्मानित के पास निवेदन तहाँ अच्छी करे असा सिंधड़ी जा सेवड़ जा सखी शाबाश कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर लखी शो साजे अंदर दमादम मस्त कलंदर आही तू सैरो नंबर हो लाल जी हो रख दे भला झूले लाल हो लाल जी पते रख दे भला झूले लाल सिंधड़ी जा तो अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ हो गया, परंतु कहते हैं कि सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। उन सभ्यता में हमारा नववर्ष निश्चित रूप से
कल के दिन प्रारंभ हो रहा है और नई सुबह होगी और नई सुबह से हम एक नए रूप में इस दुनिया को देखेंगे। चेटीचंड महोत्सव पखवाड़े के 10वें दिन हरि सुंदर संत कंवरराम स्वामी सर्वानंद विद्यालय आदर्श विद्यालय खारीकुई में विचित्र वेशभूषा, निबंध और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने उपस्थित बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। आज हम स्कूल के इस प्रांगण में मनोहर उदासीन आश्रम के महंत साईं स्वरूप साईं हम लोगों के बीच में आए। ये एक ऐसा दिन है, निश्चित रूप से यदि ऐसे दिन संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए और उनका आशीर्वाद मिलकर हम नववर्ष की प्रारंभ करें, यदि हमारा नववर्ष अब प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गर्व की बात है। एक कालखंड था जब अंग्रेजों ने जब हमारे देश के अंदर राज किया तो अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ हो गया, परंतु कहते हैं कि सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। उन सभ्यता में हमारा नववर्ष निश्चित रूप से कल के दिन प्रारंभ हो रहा है। आज अमावस्या का दिन है, आज अंधेरी रात है, कल एक नया उजाला होगा और नई सुबह होगी और नई सुबह से हम एक नए रूप में इस दुनिया को देखेंगे। 2 साल निश्चित रूप से हम लोगों के बच्चों खराब हो गए, परंतु मैं स्कूल में खड़ा हूं इसलिए मैं आप लोगों को आगाह भी करना चाहता हूं। इन 2 वर्ष के खराबी के वर्ष को निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेबल है। ये जो बच्चे जो 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं या 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइमरी से एक डिफरेंट स्कूल के अंदर एडमिशन लिए हैं, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत चैलेंजेबल वर्ष है। इस साल आप लोगों को पढ़ाई बहुत जम के करनी है। माहेश्वरी दीदी और थारानी साहब आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बहुत देते हैं। स्कूल के अध्यापक आप लोगों को बहुत ध्यान देते हैं। ये विषय अभी बोलने का नहीं है, परंतु ये बताने का है और आपको आगाह करने का है। ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो। मंगलमय तभी होगा जब आप फर्स्ट डिवीजन और स्कूल के नाम पे मेरिट के अंदर बच्चे आएंगे। अब बताओ कौन से बच्चे मेरिट पे आएंगे? हाथ ऊंचा करो अपना। कौन कौन बच्चे मेरिट पे आना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड। यदि इतने बच्चे स्कूल के यदि हाथ ऊंचा करते हो मेरिट आएगी, निश्चित रूप से ये स्कूल देश दुनिया में अपना नाम उजागर करेगा। यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। शिव मंदिर जीएलओ डीआरएम ऑफिस में चेटीचंड महोत्सव पखवाड़े के तहत झूलन जी मौज और भैराना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल की आरती कर प्रसाद ग्रहण किया।
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उल्लेखनीय कार्य करने पर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का सम्मान किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर कोरोना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का सम्मान किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में अजमेर ज़िले में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आज कलेक्टर साहब अंशदीप जी को और जिलाधिकारी हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी 24 साहब को, अन्य एसएसओस और हॉस्टल स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पिछले वित्तीय वर्ष जो कल ही समाप्त हुआ है उसमें जो उल्लेखनीय कार्य किया है, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, कोरोना सहायता योजना में और छात्रवृत्ति योजना में, उसके लिए अलग अलग लोगों को आज सम्मानित किया गया। मीटिंग आयोजित की गई है और विभाग जो नए नए नवाचार कर रहा है, क्योंकि विभाग का मत ये है कि जो विभाग है वो एक सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, और जो लोग जो पेंशन लेते हैं या बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या जो अनाथ बच्चे हैं जो पालनहार के लिए अप्लाई करते हैं या जो कोविड पीड़ित परिवार हैं वो हमारे लाभार्थी हैं। तो विभाग की कोशिश ये है कि जो सारी जो सेवाएं उनको विभाग को उपलब्ध करानी है वो उनको सरलता से, सुगमता से और त्वरित और बिना किसी कष्ट के या सेवा शुल्क के उनको उपलब्ध कराई जाए। उसके बारे में जो नवाचार विभाग में किए गए हैं, जैसे पेंशन है उसमें ऑटो अप्रूवल का सिस्टम कर दिया गया है। इसका मतलब अब किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए कोई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने खुद के मोबाइल से या ई मित्र केंद्र पर जा करके और अपना अंगूठा लगा करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जैसे ही पेंशन अप्लाई करेगा तो विदिन 10 सेकेंड्स उसको पेंशन, अगर वो पात्र है तो स्वीकृत हो जाएगी, उसको पीपीओ का प्रिंट ले सकता है और अगले महीने से उसको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जो स्कॉलरशिप योजना है उसमें भी हमने आईटी का उपयोग किया है और उसकी जानकारी आज मीटिंग में दी गई है। इसमें ये किया गया है कि पहले जो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता था उसको एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसके साथ उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसकी जो मार्कशीट है, वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे और फिर वो कंप्यूटर पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर उसको खोल के देखते थे और एक एक को चेक करते थे और ये कोई तरीका नहीं था जिससे ये पता पड़ जाए कि भाई ये जो सर्टिफिकेट लगाया है या ये जो मार्कशीट लगाई है ये सही है या गलत। और 10 लाख आवेदन आते थे, उनको चेक करने में समय भी लगता था और कोई तरीका नहीं था कि वो सही है और सत्यापित है वो प्रमाणित हो सके। अब हमने कंप्यूटर का यूज़ करके, आईटी का यूज़ करके इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि उसको एप्लीकेशन के समय सिर्फ अपना जनाधार नंबर देना होता है। जैसे ही वो जनाधार नंबर उसमें डालते हैं, हम छात्रवृत्ति के पोर्टल पे डालते हैं, तो उसका सारा डेटा, उसका जो नाम, पिताजी का नाम, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, इवन उसका अकाउंट नंबर। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जैसी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालता है, संबंधित एसडीएम जिनके यहाँ से वो जारी किया गया था वो कंप्यूटर खुद उसके एसडीएम ऑफिस से वहाँ से उठा लेता है। इसी प्रकार जो उसकी मार्कशीट है, मान लीजिए उसने राजस्थान बोर्ड से 10th किया है या 12th किया है या सेंट्रल बोर्ड से किया है, तो उनसे भी हमने टाई अप कर लिया है। तो सीधी उसकी मार्कशीट है उसको सिर्फ वर्ष और अपना रोल नंबर डालना होता है और मार्कशीट वहाँ से वेरीफाई होकर आ जाती है। तो ये सारा काम कंप्यूटर के करने के कारण करीब 70 से 80% का जो काम है वो कंप्यूटर द्वारा हो जाता है। उससे कार्य में बहुत तेज़ी आई है और इसी कारण से जो अजमेर ज़िला है वो छात्रवृत्ति में फर्स्ट आया है। सर, मीटिंग में और भी फीडबैक दिया आप? देखिए, मीटिंग में अभी हमारे सामने जो चुनौती है वो है जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। तो हम अब जिस चीज़ पे जा रहे हैं वो है कि पात्र व्यक्ति बहुत से ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो योजना के पात्र हैं। तो अब क्योंकि राजस्थान में हमारे पास जनाधार डेटाबेस है जिसमें लगभग 95% जनसंख्या का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, तो उसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से जब सर्च इंजन लगाकर और फिल्टर लगाकर हम जब ढूंढते हैं तो हमें बहुत से लाभार्थी ऐसे मिलते हैं, बहुत से मतलब लाखों की संख्या में लाभार्थी ऐसे हैं जो योजना के पात्र तो हैं पर उनको या तो जानकारी ही नहीं है या उनने अप्लाई नहीं किया है। तो अब हम प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन के मोड पे जाने का विचार कर रहे हैं और कलेक्टर साहब ने इसमें पायलट करने की। सिंधी युवा संगठन द्वारा चेटीचंड महोत्सव पखवाड़े के तहत विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया। सिंधी युवा संगठन द्वारा चेटीचंड महोत्सव पखवाड़े के तहत विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। रैली में युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा 300 हेलमेट भी वितरित किए गए। रैली में शामिल समाज के लोगों ने हेलमेट पहनकर जागरूकता का संदेश भी दिया।
बड़ी चीज़ है, युवाओं में बहुत जोश है और इस जोश के अंदर युवाओं ने तय किया कि इस शहर के अंदर एक वाहन रैली निकाली जाए। परंतु वाहन रैली किस तरीके की हो, इसका इन लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि जो वाहन रैली है उसमें हर व्यक्ति हेलमेट लगाए और हेलमेट लगाकर सुरक्षा की दृष्टिकोण से ध्यान रखे। ये संदेश दिया है कि अपनी यदि सुरक्षा है तभी सुरक्षा है। यहाँ करीबन 300 जो हेलमेट यहाँ पे वितरित किए गए, 300 वाहन चलेंगे, 300 वाहन के पीछे 300 लोग साथ में रहने वाले हैं। कुछ बंधु ऐसे हैं जो अपना खुद का हेलमेट भी लेके आए। इसमें 1000 की संख्या इस पूरी रैली में रहने वाली है। जोश देखिए, बुजुर्ग से लेके युवा तक, युवा से लेके महिलाओं तक जोश है। इस हेलमेट रैली के अंदर जुड़ना चाहता है। मैं इसी अवसर पे कहूँगा हर घर के अंदर नव संवत्सर और चेटी चंद का उत्सव मने, हर घर में दीपक जले, हर घर में भगवाओ, ऐसी हमारी कामना है। लाल सबई चो झूलेलाल। आज सिंधी युवा मोर्चा की तरफ से अजमेर नगर में 1 रुपया वाहन रैली निकाली गई। वह लाल साहब के जो चेटी चंद के उपलक्ष्य में निकाली गई। आज उसमें करीबन 300 हेलमेट सबको फ्री दिए गए और यह भव्य रैली, मतलब हमें इतना अंदाज नहीं था कि कम से कम अगर 1000 हेलमेट होते तो भी थोड़े पड़ते। और सब यहाँ के नौजवान, सब वृद्ध, सब महिलाएं, सब जवान, सब आकर के इस रैली में शामिल हुए और सबके वाहन पर ओम का भगवा ध्वज लगा हुआ था। और ये पूरे शहर में एक, ये समझ लीजिए, वायरस सिद्धि वहाँ करते हुए और पूरे शहर में घूम करके और अभी आकर के यहाँ पर प्राचीन सिंधी मंदिर अपने झूलेलाल का और अपने महादेव का वहाँ पर आकर के गंज में समाप्त हुई है। यह रैली जो है जतोई दरबार से नगीनाबाद से स्टार्ट हुई, वहाँ से फुवारा सर्किल आई, फुवारा सर्किल से नसिया, नसिया से नया बाजार से अपने गांधी भवन चूड़ी बाजार, गांधी भवन से मदार गेट से लला बाजार से दरगाह बाजार से लेकर के धान मंडी से दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से आकर के गंज में यह रैली समाप्त हुई। और बहुत पूरे शहर में इसका स्वागत किया गया और बहुत ही एक हर्षोल्लास के साथ में आज ये रैली जो है उसका समापन होने जा रहा है। और निश्चित रूप से लाल साहब का हम याद कर करके उनके ये रैली जतोई दरबार से, जहाँ पर 51 फुट की झूलेलाल की सबसे बड़ी मूर्ति है, वहाँ से प्रारंभ होकर अपने बजरंगा चौराहा, दौलत बाग के गेट में, फवारा सर्किल, नसिया जी, आगरा गेट, गणेश मंदिर, चौपड़, पुरानी मंडी, चूड़ी बाजार, गांधी बाजार, मदारी गेट, अला बाजार, दरगाह बाजार, धान मंडी, दिल्ली गेट होते हुए गंज स्थित पूज्य सिंधी प्राचीन शिव मंदिर पर समाप्त हुई है। यहाँ पर आने वाले रैली में भाग लेने वाले को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और अगले वर्ष भी इसी प्रकार की हम रैली अवश्य निकालें। आदर्श स्वतंत्र उचित मूल्य दुकानदार संगठन अजमेर द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आदर्श स्वतंत्र उचित मूल्य दुकानदार संगठन अजमेर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राशन डीलर ने मांग की है कि पिछले 5 वर्ष से सरकार द्वारा तय कमीशन पर उनके परिवार का निर्वहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही उचित मूल्य के दुकानदारों को और भी अन्य परेशानी है, इसके संबंध में ज्ञापन में विस्तृत जानकारी भी दी गई। हम राशन डीलर एडीएम फर्स्ट को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और उसमें हमारी जो 10 सूत्रीय मांगे हैं वो ये प्रमुख रूप से ये है कि वाधवा आयोग की सारी सिफारिशों को लागू किया जाए, छीजत दी जाए और 30,000 रुपये पर महीना राशन डीलर को मिलना चाहिए। आज 9 महीने बाद में भी राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिला है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि राशन डीलरों को मतलब कोई हित सोचने वाला नहीं है, ना सरकार सोच रही है ना और कोई सोच रहा है। तो आज इसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है और मैं समस्त राशन डीलरों से निवेदन करूंगा कि 6 तारीख को जो धरना प्रदर्शन है हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर विभाग
किसी प्रकार से राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो स्वयं राशन डीलर इसका जिम्मेदार है। उन्होंने ये हमें बताया कि हम मुख्यमंत्री के जो आपने दे है वहाँ तक आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देंगे। कोटड़ा स्थित सुंदरनगर के क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से पानी के भराव की समस्या से परेशान होते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। कोटड़ा स्थित सुंदरनगर क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में भरे गंदे पानी के संबंध में विरोध जताते हुए अपनी समस्या बताई। क्षेत्रवासियों ने कहा कि बारिश में ऊंचाई से पानी बहकर उनके क्षेत्र में जमा हो जाता है और एक खाली पड़े प्लॉट में बढ़ जाता है और पानी की निकास के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, जिसके कारण उनके मकानों में पानी और सीलन आ रही है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम मेहंदीपुर बालाजी के पीछे सुंदरनगर कोटरा में रहते हैं। काफी सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे मकानों में क्या है कि बारिश का पानी ऊपर की कॉलोनी से नीचे आता है और पानी पीछे की तरफ भरकर हमारे मकानों को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारे मकानों में बारिश के पानी में ये हालत होती है कि मतलब जमीन में पानी आने लग जाता है, दीवारों में सीलन आ चुकी है, नए मकान है वो भी खराब हो चुके हैं। पुराने मकान उनमें तो ये स्थिति कि पानी भर जाता है, मकानों में खिड़कियों में पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा मकान खराब हो रहे हैं क्या। तो मतलब इसके लिए हमने कई जगह कार्रवाई भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब इसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि देखो ऐसा है कि कल को कोई भी हादसा भी हो सकता है। अगर किसी का मकान बैठ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके निदान निकालने की आवश्यकता है और देखो निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इसका निदान निकाले पानी का, इस पानी को खाली करे ताकि हमें राहत मिले। समस्या ये आ रही है कि ये एरिया है सुंदरनगर, मेहंदीपुर बालाजी के पीछे तेया चौक के पास कोटड़ा। यहाँ पे क्या है कि जितना भी पानी आता है यहाँ जमा हो जाता है, सारा पानी पूरा मोहल्ले का, और बारिश के दिनों में पूरा लबालब भरा रहता है। पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। इस समस्या को हमने सबको अवगत कर रखा है, प्रशासन को भली भांति 2017 से हमने अवगत कर रखा है। उसके हमने राज संपर्क पोर्टल पर हमारे पास पूरा डेटा है। और इसके अलावा क्या है कि इस कुआं है जो पीछे, इसका जो पूरा जो कनेक्शन है पानी का, ऊपर से जो पानी आ रहा है सारा इस कुएं में जा रहा है। जो भी 150 घरों का पानी आ रहा है वो पूरा जा रहा है, और बारिश का पानी भी इस कुएं में जा रहा है। और इस कुएं में एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है डूब के, इससे पहले मृत्यु हो चुकी है, और पुलिस वाले आए थे, वो लाश को निकाल के ले गए। उसके बाद में 3 गायें और इस कुएं में मर चुकी है। और तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये सुअर वगैरह मरते रहते हैं, और जानवर यहाँ लोग बाग मार के इस एरिया में पटक जाते हैं। और ये जो पीछे जो मकान बने हुए हैं, UIT कॉलोनी है, ये UIT कॉलोनी है। बिल्कुल सामने जो आपको इधर जो दिख रहे होंगे क्वार्टर, ये सारे UIT कॉलोनी के हैं। और इन्होंने नाली का कनेक्शन यहाँ बाहर ही छोड़ दिया, आगे कहीं दिया नहीं, पानी जाने का रास्ता है नहीं। और जो पीछे जो आपके घर दिख रहे हैं, जो भी 20-25 घर है, इनके नींवों के अंदर पानी जा रहा है, और इनके सारे मकान खराब हो रखे हैं। और कभी कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब है। लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले पर जिले भर में प्रदर्शन किए गए। इसमें अजमेर के चिकित्सकों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सरकार से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं पुष्कर में चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया। राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज अजमेर सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। दौसा जिले के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड केस में अजमेर के चिकित्सकों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कैंडल मार्च में जेएलएन और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने भाग लिया। जैसा कि आप सबको मालूम है, दौसा जिले के लालसोट के अंदर एक महिला चिकित्सक ने क्षुब्ध होकर के एक आत्महत्या करी। उसके पीछे सबको मालूम है कि पॉलिटिक्स, राजनीति से प्रेरित होकर के उसने अपने आत्महत्या करी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसने आत्महत्या क्यों करी। वो एक अच्छी फैकल्टी थी, लेकिन उसके परिजनों ने कहा कि आप आकर के छोटे से ज़िले में आप मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करो। और जो एक सर्जरी हुई, PPH हुआ, जो कि एक हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, ये कॉमन चीज़ है, हर अच्छी से अच्छी फैसिलिटी में सब अवेलेबल हो पाती है। जैसा आपको मालूम है, हमारी फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल थी, वो भी इसी डेथ से हुई थी, लेकिन उसको इतना पुलिस प्रशासन ने धारा 302 लगाया, वो इस को झेल नहीं पाई इस कष्ट को, और उसने सुसाइड करने का अपना करा। हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने और नेताओं ने बिना जांच के धारा 302 ये लगा दिया, जो कि डॉक्टर अपने जीवन को, अपने परिवार को छोड़ करके संकट के समय में आकर के सेवा देता रहता है, अपने परिवार को ध्यान रखता है।
जैसा आपको विदित है कि कोविड-19 के अंदर सारे डॉक्टर्स ने अपने परिवारजनों को छोड़ के अपने आप को संकट में डाल करके और उन्होंने अपने यहाँ सेवा दी, उसका ये परिणाम मिला। डॉक्टर्स को मैं समाज से चाहता हूँ, डॉक्टर को जीने दो, डॉक्टर को अपने समाज में रहने दो, डॉक्टर की एक गरिमा है उसको आप रहने दो, मेंटेन रहने दो उसको। हमारी मांग ये है कि शीघ्र से शीघ्र हत्यारों को सजा मिले और धारा 306 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उनको लागू करे जाए, जब तक हमारा ये आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा। सर आज कैंडल मार्च रहा, आगे का क्या रहेगा सर? आज कैंडल मार्च रहा और आज सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इमरजेंसी सर्विस को छोड़ करके रोजाना सुबह हॉस्पिटल टाइम में सरकारी अस्पताल के अंदर 8 से 10 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 12 से 2 का कार्य बहिष्कार रहेगा और समस्त डॉक्टर्स काले रिबन बांध करके इसका विरोध करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखना ना भूलें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।